हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। दोस्तों, हिस्ट्री की जो हमारी पूर्वावलोकन की सीरीज चल रही थी, आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम बात करेंगे, हमने स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और को देख लिया था और उसके साथ वैदिक एज को देख लिया था। आज हम जो है वो बुद्धिज्म पढ़ेंगे। दोस्तों, इंडिया में जो है वो छह दर्शन जो हैं वो आस्तिक दर्शन माने जाते हैं, जो वेदा के अथॉरिटी को मानते हैं। और जो तीन दर्शन हैं वो नास्तिक दर्शन माने जाते हैं, जो वेदा के अथॉरिटी को नहीं मानते। तो षट दर्शन में वो वेदांत वाले षडदर्शी दर्शन आएंगे, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन आज जो है हम वो लोग वेदा के अथॉरिटी को ना मानने वाली, जो ब्राह्मण धर्म के अपोजिट में जनरेट हुए थे, मतलब उसका विरोध के स्वरूप उत्पन्न हुए थे, तो उन तीनों दर्शनों की बात करेंगे, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म और लोकायत, जो चारवाक का लोकायत दर्शन था। तो पहले बुद्धिज्म की बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म से अगर एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि इसी से क्वेश्चन आता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, बुद्धा का जन्म जो है वो 563 बीसी में माना जाता है। नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में माना जाता है। ठीक है। बुद्धिज्म से रिलेटेड जो महाअभिनिष्क्रमण है, उसका मतलब क्या होता है? जब बुद्ध घर से निकलते हैं, तो निष्क्रमण मतलब होता है निकलना। तो जब डिपार्चर फ्रॉम होम, डिपार्चर ऑफ बुद्धा फ्रॉम होम को किस नाम से जाना जाता है? महाअभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण मतलब कोई चीज़ जब निकलता है। और बुद्धा के मदर का क्लैन क्या थी, यानी बुद्धा की जो माँ थी वो किस वंश से थी? तो ये कोलियन वंश से थी। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है कि बुद्धा के मदर का क्लैन क्या था, तो कोलियन क्लैन था। उसके बाद बुद्धा का, अभी मैंने बताया कि बुद्ध का जो जन्म स्थान था वो लुम्बिनी था। तो ये कैसे पता चलता है? दोस्तों, हमें पता है कि मौर्यन काल में अशोक एक राजा था। तो अशोक ने बुद्धिज्म का बाद में फॉलोअर हो गया था, तो उसने अलग अलग बुद्ध के हर एक जगह को विजिट किया था, जहाँ उनका जन्म हुआ था, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, सारे जगह विजिट किया था। तो लुम्बिनी में ही एक प्लेस था, रुक्मिणी देवी प्लेस। तो रुक्मिणी देवी प्लेस जो था, वहाँ पे अशोक जब विजिट किया था तो वहाँ पे एक पिलर इंस्क्राइब करवाया था और उसमें बताया था कि बुद्ध का जन्म जो है वो यहीं पे हुआ है। ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि लुम्बिनी जो है बर्थ प्लेस है। तो मौर्यन इंस्क्रिप्शन, रुक्मिणी देवी पिलर इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा की दैट इट इज़ लुम्बिनी। उसके बाद है महापरिनिर्वाण। दोस्तों, निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है कि अटेनमेंट ऑफ नॉलेज और अंततः एकदम सारी बंधनों से मुक्त हो जाना। तो महापरिनिर्वाण जो बुद्ध जी थे, उनको कुशीनगर में हुआ था। तो महापरिनिर्वाण यानी निर्वाण की प्राप्ति बुद्धा को कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर जो था वो मल्ला की कैपिटल हुआ करता था। मल्ला दोस्तों, जो 16 महाजनपद हम आगे पढ़ेंगे उसमें में से एक था मल्ला महाजनपद, उसका कैपिटल कुशीनगर था। और महापरिनिर्वाण यहाँ प्राप्त हुआ था, इसीलिए महापरिनिर्वाण टेम्पल कहाँ पे बनाया गया है? कुशीनगर में बनाया गया है। उसके बाद है बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड कौन कौन से किंगडम हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों आईएएस में 2 बार आ चुका है, आईएएस के प्रीलिम्स में। तो बुद्धा जो कोसला था, कोसल महाजनपद था, ये बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड था, मतलब बुद्धा इससे एसोसिएटेड थे। मगध में तो बुद्ध थे ही, वैशाली में भी बुद्ध थे, मल्ला में अभी हमने देखा कुशीनगर में थे, और कौशाम्बी में भी थे। लेकिन गांधार और अवंती जो है वो बुद्ध से एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध ने कभी यात्रा नहीं की। दोस्तों, इसको हम लॉजिकली भी अगर सोचें, ये क्वेश्चन मैंने सही किया था और मैंने इसको कभी पहले पढ़ा नहीं था। तो किस आधार पर किया था? क्योंकि बुद्ध के समय हमें पता है कि बुद्ध पैदल यात्रा करते थे। तो आप अगर देखोगे गांधार और अवंती इतना दूर है कि वहाँ पे पैदल पहुँचना बहुत मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि जाके फिर लौटना भी होता था। तो इसीलिए गांधार और अवंती जो है वो इससे एसोसिएटेड नहीं है। उसके बाद हमें पता है कि बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो कुशीनगर में ही बुद्ध ने एक लास्ट पर्सन को अपना ज्ञान दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटेंड फ्रॉम बुद्धा, तो वो कौन थे? वो थे सुभद्र थे। तो सुभद्र को बुद्ध ने वादा किया था एक बार कि हम आपको, मतलब कि अंत में आके, मतलब
अपने जीवन में एक बार आपको ज़रूर अपना ज्ञान देंगे। तो जब बुद्ध को पता चलता है कि अब वो ज़्यादा दिन तक मतलब जिएंगे, इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो वो उन्होंने क्या किया था कि सुबुद्ध को बुला के अपना लास्ट ज्ञान दिया था। तो लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटमेंट फ्रॉम बुद्धा इज सुबुद्ध। ये कुशीनगर के थे, ठीक है। या एक क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में भी आता है कि हु वाज द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय बुद्धा, मतलब बुद्धा के द्वारा लास्ट पर्सन कौन था जिसको बुद्धा ने कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म में। तो वो था बुद्धा के फॉलोअर में, तो वो थे सुबुद्ध। उसके बाद है दोस्तों, इंडोनेशिया को एंशिएंट टाइम में स्वर्ण भूमि कहा जाता था। तो स्वर्ण भूमि का एक रूलर था, उसने क्या किया था कि नालंदा में एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनाने के लिए और ठीक है, और देवपाल से 5 विलेज मांगना था इसके नालंदा और इसके मेंटेनेंस के लिए। तो उसका नाम क्या था, उस रूलर का नाम क्या था? तो रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा एंड आस्क्ड देवपाला, उस समय के जो पाला रूलर थे, टू गिव 5 विलेज फॉर इट्स मेंटेनेंस। तो ये थे बालपुत्र देव। और इसको याद रख सकते हैं, जो बाली जो है वो इंडोनेशिया में, तो बालपुत्र से बाली से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है बुद्धा ने अपना लास्ट रेनी सीजन कहाँ बिताया था? तो बुद्धा ने अपना लास्ट रेनी सीजन वैशाली में बनाया था। वैशाली के बाद वो जब निकले थे तो कुशीनगर गए और वहीं पे उनका एक्सपायर हो गए थे, मतलब कि उन्हीं पे वहाँ पे उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। तो बुद्धा रिसाइड हिज लास्ट रेनी सीजन इन वैशाली। बुद्ध के निर्वाण का मतलब क्या है? द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। दोस्तों मैंने कहा था कि अभी निर्वाण, बुद्धिज्म में निर्वाण जो शब्द यूज होता है उसका मतलब क्या होता है कि सारी इच्छाओं से मुक्ति। बुद्ध ने जो कहा था कि सर्वो दुखम दुखम, और उसका रीज़न बताया था कि तृष्णा जो है, इच्छा जो है, वही सारे दुखों का मूल है। तो जब तृष्णा या इच्छा का कंप्लीटली समापन हो जाता है तो उसको बुद्ध की टर्म में क्या कहा जाता है? निर्वाणा कहा जाता है। दोस्तों बुद्ध के फर्स्ट टीचर का नाम क्या था? अलार कलाम था, और ये सांख्य फिलॉसफी के आचार्य थे। बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान जो है इन्हीं से प्राप्त किया था, अलार कलाम जी से। उसके बाद है धर्म चक्र परिवर्तन का क्या मतलब है? तो दोस्तों धर्म का चक्र परिवर्तित हो गया, यानी बुद्ध ने अब जो पहले से धर्म था उसको परिवर्तित किया। यानी जब बुद्ध ने सारनाथ में अपना फर्स्ट सेरेमन दिया था तो उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। और ये कहाँ पे था? ये सारनाथ में दिया था उन्होंने अपना पहला ज्ञान, ठीक है। तो धर्म चक्र परिवर्तन मतलब फर्स्ट सेरेमन से एसोसिएटेड है। उसके बाद है बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड 4 हॉली प्लेसेस कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बर्थ जो है बुद्धा का लुम्बिनी में हुआ था। बुद्धा को इनलाइटमेंट जो है बोध गया में हुआ था और इसीलिए महाबोधि टेम्पल वहाँ पे बना है। फर्स्ट सेरेमन बुद्धा ने सारनाथ में दिया था, और डेथ या निर्वाण कहाँ हुआ था? मल्ला की कैपिटल कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब बुद्धिज्म के 3 रत्न कौन से होते हैं? तो 3 रत्ना या 3 ज्वेल्स इन बुद्धिज्म क्या होता है? आपने मंत्र सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो बुद्धा, संघा और धम्मा को बुद्धिज्म का त्रिरत्न बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है बुद्धा ने अपना मैक्सिमम सेरेमन्स कहाँ पे दिया था? तो बुद्धा गेव मैक्सिमम सेरेमन्स एट श्रावस्ती। दोस्तों कौशल महाजनपद की जो कैपिटल श्रावस्ती थी, बुद्धा ने सबसे ज़्यादा सेरेमन वहीं पे दिया था, यानी सबसे ज़्यादा उपदेश वहीं पे दिया था। और इसका रीज़न भी यही था क्योंकि सबसे ज़्यादा डिसाइपल भी बुद्धा के कहाँ थे? श्रावस्ती में ही थे। उसके बाद बुद्धा ने जब कौशाम्बी में विजिट किया था, आपको पता होगा कि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, साउथ उत्तर प्रदेश में है। तो बुद्धा ने जब कौशाम्बी को विजिट किया था तो उस समय वहाँ का राजा का क्या नाम था? तो उदयन था। तो बुद्धा विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द किंग उदयना, ठीक है। उसके बाद उदयन भी क्या हुआ? बुद्धिस्ट हो गया था, और बुद्ध को उसने घोषित राम विहार दान दिया था। आपको याद होगा एंशिएंट टाइम के जो राजा थे, जो आचार्य या मांग होते थे, उनको क्या करते थे? उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे और फिर उनको रहने के लिए कोई वन दे देते थे या कोई भी एक प्लेस दे देते थे जहां वो रहकर अपनी साधना और तपस्या कर सकते थे। उसके बाद है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, तो इसको
हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब ये होता है कि बौद्धिज़्म, बुद्ध से रिलेटेड या बुद्धिज़्म की जो फ़िलॉसफी थी, उनके जो एथिक्स थे, उन पे डिस्कशन करने के लिए एक कांग्रीगेशन होता है। जैसे हमें पता है कि आजकल हमारे यहाँ कुंभ मेला होता है उत्तर प्रदेश में, या फिर दूसरी जगह जो है अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उसी प्रकार एंशिएंट टाइम में जब बुद्धा पॉपुलर था तो बुद्धिस्ट काउंसिल होते थे, तो उसके कुछ पैट्रन होते थे, यानी कुछ ऐसे लोग होते थे जो उसको ऑर्गेनाइज करवाते थे। ठीक है, तो और कुछ लोग उसको उस काउंसिल का चेयरपर्सन करते थे और फिर डिस्कशन होता रहता था। तो इससे अभी जो एंशिएंट टाइम है उसमें 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। तो क्वेश्चन आता है कि किसने करवाया था, कहाँ कहाँ थे और कौन उसका चेयरमैन था। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था वो सप्तकर्णी के राजगृह में करवाया था। किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। आपको पता होगा अजातशत्रु जो था वो राजगृह का ही राजा था। ठीक है, अपने पिता बिंबिसार के बाद। तो सप्तकर्णी के राजगृह में अजातशत्रु ने अपना क्या करवाया था? फर्स्ट चेयरमैन दिलवाया, वो सॉरी बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाया था। और इसके चेयरमैन कौन थे? तो महाकश्यप जो थे। आपको पता होगा कि महाकश्यप बुद्ध के डिसाइपल थे, तो महाकश्यप जी जो हैं वो उसके पैट्रन थे। उसके बाद है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, दोस्तों वैशाली में हुआ था, और इसके चेयरपर्सन कौन थे? सबकामी जी थे। ठीक है, और किसने करवाया था? कालाशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? कालाशोक ने करवाया था। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था, और मोगलीपुत्र टिस्सा जो थे वो इसके चेयरपर्सन थे, और अशोक के शासनकाल में ये हुआ था। तो टिस्सा जो थे, टी से टिस्सा, टी से थर्ड, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने चेयरपर्सन किया था? मोगलीपुत्र टिस्सा जी ने। ठीक है, सब कामी एस से सेकंड होता है, हम इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है यही सबसे ज़्यादा आता है। दोस्तों ये कनिष्क ने करवाया था अपने शासन के कुषाण पीरियड के दौरान में, और इसके चेयरमैन जो थे वो वसुमित्र जी थे, और वाइस चेयरमैन अश्वघोष थे। ठीक है, तो और ये हुआ कहाँ था? ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और वसुमित्र इसके चेयरमैन थे। कनिष्क के समय हुआ था, आपको पता होना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि वसुमित्र और अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबार में थे, स्कॉलर थे। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही महायान सेक्ट का जन्म हुआ था, क्योंकि जो बुद्धिज़्म था उसमें कुछ लोग जो है वो बुद्धा को भगवान मानने लगे थे, और उनके इमेज वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो इसीलिए डिवीज़न ऑफ बुद्धिज़्म हो गया था इनटू महायान एंड हीनयान में हुआ था। यानी महायान सेक्ट की उत्पत्ति कब हुई? ये हुई कनिष्क के समय, और कनिष्क का समय हमें पता है कि 100 AD के आसपास आता है, मतलब कि ईस्वी सन के स्टार्टिंग में ही आता है। ठीक है, उसके बाद है बुद्धा के लाइफ का कौन सा इवेंट जो है वो व्हील विथ डियर से रिप्रेजेंट होता है। दोस्तों व्हील मतलब चक्र होता है, तो धर्म चक्र, यानी धर्म चक्र परिवर्तन कब हुआ था? फर्स्ट सेरेमनी या फर्स्ट प्रीचिंग पे हुआ था। तो इसीलिए इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ रिप्रेजेंटेड बाय व्हील विथ डियर क्या है? धर्म फर्स्ट से प्रीचिंग है। और हमें पता है कि सारनाथ में डियर पार्क भी है, और सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट सेरेमनी दिया था। उसके बाद है बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड इवेंट हैं और उसको किस सिंबल से दर्शाया जाता था। जैसे बुद्धा के बर्थ को लोटस विथ एलिफेंट दर्शाया जाता है कि कमल खिल गया, मतलब बुद्ध का एक ऐसा बुद्ध पुरुष का जन्म हो गया। फर्स्ट सेरेमनी को धर्म चक्र से डिनोट किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट सेरेमनी से ही अब धर्म परिवर्तित होगा, मतलब कि एक नए धर्म का उदय हुआ। इनलाइटनमेंट जो है वो बोधि ट्री के नीचे हुआ था। और ग्रेट डिपार्चर यानी महाअभिनिष्क्रमण को, इसको हिंदी संस्कृत में क्या कहते हैं? महाअभिनिष्क्रमण। तो इसको किसे? हॉर्स से, क्योंकि बुद्ध जो है वो हॉर्स से ही डिपार्चर किए थे। उसके बाद है दोस्तों बुद्धिज़्म की अलग अलग कैटेगरी है। तो तिब्बत में जो बुद्धिज़्म चलता है उसको तिब्बत बुद्धिज़्म कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जो करमप्पा लामा जो हैं वो किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं? तो करमप्पा लामा जो है बिलोंग टू कंगयुप्पा सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म। तो तिब्बतन बुद्धिज़्म के कंगयुप्पा सेक्ट से बिलोंग करते हैं करमप्पा लामा जी। उसके बाद है कुछ बुद्धा के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे ही डिस्कार्डेड वैदिक रिलीजन। दोस्तों हमें पिछले क्लास में पढ़ा था कि वेदा जो थे वो रिचुअल कर्मकांड पे बेसिस थे, और बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे। तो वो जो है ब्राह्मणों के इस कर्मकांड वगैरह से
को बिल्कुल डिसलाइक करते थे। और इसी ब्राह्मणिज्म के जो सेक्रीफाइस वगैरह होती थी, जीव हत्या होती थी, इन्हीं सब के विरोध में तो बुद्धिज्म का जन्म ही हुआ था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, वैदिक रिलीजन और रिचुअल्स को क्या कर दिया था, डिनाई कर दिया था। ठीक है, और वैसे भी ये नास्तिक दर्शन था, हमें पता है, वेद को अथॉरिटी को नहीं मानता है। उसके बाद बुद्ध ने 4 नोबल ट्रुथ बताए, 4 आर्य सत्य बताए। सर्वो दुखम दुखम, अभी आएगा चारों। ठीक है, संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण है, दुख से निवारण है और दुख से निवारण का पाथ है। ये 4 सत्य उन्होंने बताया था। उसके बाद बुद्ध जो हैं वो कर्मा की, बुद्ध जो हैं ही बिलीव इन थ्योरी ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। दोस्तों, कर्मा और रीबर्थ की फ़िलासफ़ी को बुद्ध भी मानते थे और जैन भी मानते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्मा की फ़िलासफ़ी क्या होता है। हम अभी जो कर रहे हैं या अभी जो भोग रहे हैं, ये पूर्व जन्म का परिणाम है, और अभी जो कर रहे हैं इसका परिणाम हमें आगे मिलेगा। तो कर्म यही होता है। तो ये लोग कहते थे, जैसे बुद्ध कहते थे निर्वाण की प्राप्ति करो। तो निर्वाण की प्राप्ति का मतलब क्या है कि उन सारे कर्मों से मुक्त हो जाओ जो अभी तक हमने ऐसे कर्म किए हैं जो हमें बांधते हैं संसार से। ठीक है, तो जब भी कर्मा की फिलॉसफी रहेगा तो रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि सोल जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहेगा जब तक आपके कर्म ठीक नहीं हो जाते। तो जहाँ भी थ्योरी ऑफ कर्मा आएगा वहाँ पे रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल आएगा। उसके बाद बुद्धा जो थे या जैन जो थे, दे डिडंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जब बुद्ध से पूछा जाता था भगवान हैं, तो सिंपली कहते थे मुझे नहीं पता। ना तो वो हाँ कहते थे और ना ही वो ना कहते थे। क्यों? क्योंकि कहते थे कि अगर हम हाँ कहेंगे तो भी लोग भटकेंगे और अगर हम ना कहेंगे तो भी लोग भटकेंगे। उसके बाद है किंग शशांक डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल बोधि ट्री एज पर ह्वेनसांग। दोस्तों, ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय आया था, तो उसने बताया था कि उसने जो लिटरेचर लिखा उसमें ये लिखा हुआ था कि जो ओरिजिनल बोधि ट्री है उसको राजा शशांक ने क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अभी जो बोधि ट्री है बोधगया में, वो 4th जनरेशन है उसका। उसके बाद बोधगया जो है किस नदी के तट पर है? तो बोधगया दोस्तों निरंजना नदी के तट पर है। तो अगर आपसे ये भी पूछता है कि बुद्ध को किस नदी के तट के किनारे जो है वो निर्वाण प्राप्त, इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो निरंजना नदी के किनारे। उसके बाद बुद्धा की जो टीचिंग है वो किससे रिलेटेड है? दोस्तों, बुद्धा को प्रैक्टिकल रिफॉर्मर कहा जाता है और बुद्धा लोगों को इसीलिए पसंद ही ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं। तो टीचिंग ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू प्योरिटी एंड हॉलीनेस ऑफ कंडक्ट। उसके बाद वह कौन था जो बुद्ध के समय ही संघ का मालिक बनना चाहता था? तो हम बचपन में पढ़ते हैं कि बुद्ध और देवदत्त की कहानी। देवदत्त जो उनका बुद्ध का कजिन था, वो हमेशा बुद्ध से ईर्ष्या करते थे, जेलस करते थे, और बाद में जब उन्होंने संघ को ज्वाइन कर दिया था तब भी वो चाहते थे कि वो संघ के मुख्य बन जाएं और बुद्ध को संघ से निकलवा दें। ठीक है, तो देवदत्ता वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघ इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा। जबकि बुद्ध ने कभी भी ना तो अपने जीते जी और ना ही जीने के बाद ना तो जीते जी और ना ही उनके अपने जीते जी किसी को संघ का मुख्य बनाया था, और ना ही ये कहा था कि मरने के बाद इस व्यक्ति को संघ का मुख्य बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद है 8 फोल्डेड पाथ का थीम क्या है? तो जो 8 फोल्ड पाथ है यानी अष्टांगिक मार्ग है, उसका थीम क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। यानी अगर हम उन 8 पथ को, 8 जो पाथ है उसको अगर हम फॉलो करें तो हम क्या कर जाएंगे, हम पूरे लाइफ के जितने भी दुख हैं सबसे क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और ये धर्म चक्र परिवर्तन का यही सूत्र है। उसके बाद है कि बुद्ध ने भिक्षुनी यानी वुमेन की एंट्री को संघ में कब अलाउ किया था, मतलब किस जगह पे अलाउ किया था? तो दोस्तों, एंट्री ऑफ वुमेन एज अ भिक्षुनी इन संघ वाज अलाउड बाय बुद्ध एट वैशाली। दोस्तों, वैशाली में बुद्ध जब ठहरे हुए थे तो उस समय उनकी जो केयर टेकर मदर थी महाप्रजापति गौतमी जी, वो आई थी और कही थी कि संघ में जो है वो वुमेन को क्यों नहीं प्रवेश मिलना चाहिए, ऐसा भेदभाव क्यों है? तो काफ़ी सारे डिबेट हुए थे और उसके बाद बुद्ध ने आनंद से कहा था कि महिलाओं को, जो भी महिलाएं हैं उनको भी एज अ भिक्षुनी संघ में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक खतरा भी व्यक्त कर दिया था कि जो बुद्धिज्म 1000 साल तक चलता है, अब वो जो है 500 साल तक ही चल पाएगा।
तो फर्स्ट वुमेन जो थी, जो भिक्षुणी बनी थी, महाप्रजापति गौतमी जी थी, जो उनकी केयरटेकर मदर थी। हमें पता है कि बुद्ध की मदर जो है वो जन्म देने के बाद एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद त्रिपिटक दोस्तों बुद्धा का अर्लीस्ट लिटरेचर है, बुद्धिज़्म का अर्लीस्ट लिटरेचर है। और त्रिपिटक मतलब होता है तीन बाल्टी कहे। पिटक का मतलब संस्कृत में, हिंदी में बाल्टी टाइप का कोई ऐसा बर्तन होता है। तो एक्चुअल में क्या होता था, एंशिएंट टाइम में भोजपत्र पे लिटरेचर लिखे जाते थे और उनको बाल्टी में रखा जाता था। तो 3 बाल्टियाँ ऐसी थी। एक बाल्टी थी जिसमें जो लिखा जाता था और लिख कर जो रखा जाता था, उसमें बुद्धा के जो सेरमन्स, उपदेश और टीचिंग होती थी उसको। एक में जो मॉन्क होते थे उनको संघ में रहने के रूल वगैरह लिखे जाते थे कि मॉन्क का क्या रूल है, संघ का क्या रूल है, ठीक है। और एक था जिसमें बुद्धा की फिलॉसफी लिखी जाती थी। तो इसी आधार पर त्रिपिटक बने हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में सेरमन है, विनय पिटक में रूल्स ऑफ संघ एंड मॉन्क है, एंड अभिधम्म पिटक में फिलॉसफी है, ठीक है। जो सुत्त पिटक एंड विनय पिटक है दोस्तों, ये फर्स्ट BC में कंपाइल किया गया था, जबकि जो अभिधम्म पिटक है ये 3rd BC में कंपाइल किया गया था। तो रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ अभी हमने पढ़ा। मोनेस्टिक लाइफ के जो रूल्स हैं, मतलब संघ के क्या रूल होंगे, ये सब विनय पिटक में लिखा जाता था, ठीक है। उसके बाद बुद्धा के जो सरमन्स थे, एथिक्स और डॉक्ट्रिन पे, वो किस पे लिखे जाते थे, वो सुत्त पिटक में लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो टर्म है यमाका एंड कथावत्तु एंड पुगलपंथी, तो ये टर्म जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, ये टर्म जो है बुद्धिज़्म के अभिधम्म पिटक से रिलेटेड है, उसके सब पार्ट हैं ये। उसके बाद ये UPSC का क्वेश्चन है कि जो बुद्धिस्ट मिनिस्ट्री होती थी उनमें पवारना सेरेमनी सेलिब्रेट किया जाता था। पवारना सेरेमनी होती थी। तो पवारना सेरेमनी का मतलब क्या था दोस्तों, हमें पता है कि बुद्ध के समय पे जो संघ होते थे और जो उनके मॉन्क होते थे, जब बरसात का समय 4 महीना आता था तब वो एक स्थान पर रुक जाते थे और बाकी के 8 महीने वो इधर उधर घूम के उपदेश देते थे। तो जब वो 4 महीना रुके रहते थे रेनी सीजन में, तो उसके दौरान अगर उन्होंने कोई अपराध किया या कोई गलत काम किया तो उसका कन्फेशन करवाने के लिए पवारना सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जाता था, ठीक है। उसके बाद अशोकाराम मोनेस्ट्री कहाँ पे है, तो दोस्तों अशोकाराम मोनेस्ट्री पाटलिपुत्र में है। और हम इसको याद रख सकते हैं कि अशोक जो है पाटलिपुत्र का ही राजा था। उसके बाद वर्ल्ड का हाईएस्ट वर्ल्ड पीस पगोड़ा यानी विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट विश्व शांति स्तूप जो है वो बिहार के राजगृह में है, राजगिरी पहाड़ियों पर है, ठीक है। उसके बाद बुद्धा की जो जियांट स्टेचू है यानी सबसे ऊंची बुद्ध की जो प्रतिमा है 80 फीट की, वो कहाँ पे बनाया है, जापानियों ने बोध गया में बनाया। हमें पता है कि जापानीज जो हैं वो बुद्धा को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने बोध गया में बुद्ध की सबसे ऊंची चोटी बनवाई है। उसके बाद वर्ड जो स्तूप है जो हम बार बार यूज करते हैं, सांची स्तूप, भरूच स्तूप, ये फर्स्ट टाइम ऋग्वेद में दिखाई पड़ता है। तो उस समय स्तूप का मतलब टीला होता था, लेकिन बाद में इसको लेकिन बाद में जब ये बुद्धिज्म से जुड़ा तो इसमें फिर क्या हो गया कि जो भी मॉन्क होते थे या जो बुद्ध होते थे उनके जब वो एक्सपायर होते थे तो उनकी बॉडी के कुछ पार्ट जले हुए वहाँ पे रख के और एक पवित्र स्थान बनाया दिया जाता था। उसके बाद है निम्नलिखित 4 स्तूपों में से वह कौन सा स्तूप है जो बुद्धा के किसी भी लाइफ के किसी भी इंसिडेंट से एसोसिएटेड नहीं है, तो सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, बोध गया स्तूप एंड कुशीनगर। दोस्तों सारनाथ स्तूप हमें पता है कि फर्स्ट सेरेमन दिया था, बोध गया में एनलाइटनमेंट हुआ था और कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो सांची ही स्तूप ऐसा है जो बुद्ध के लाइफ के किसी भी इवेंट से एसोसिएटेड नहीं है। और सांची और सारनाथ हमें पता है कि अशोक के समय बनाया गया था और ये हीनयान सेक्ट को ज़्यादा सिंबल करता है, ठीक है। उसके बाद चार जो स्तूप के नाम दिए इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो मैंने अभी बताया कि जो भरहुत एंड सांची थी अशोक के टाइम पे यानी मौर्यन के समय बने थे, और भरहुत और सांची में भरहुत सबसे पहले बना था, उसके बाद सांची बना था। उसके बाद अमरावती का स्तूप जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये सातवाहना ने बनवाया था, सातवाहन वहाँ पे थे और सातवाहना, ठीक है। और उसके बाद क्या थे, धामेक स्तूप थे, तो धामेक स्तूप गुप्ता के टाइम पे बना था। तो ये इनका करेक्ट क्रोनोलॉजी है। उसके बाद
दोस्तों जो क्षणवाद का सिद्धांत है या थ्योरी ऑफ वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट, जो दुनिया है वह बहुत ही अस्थिर और क्षणभंगुर है, ये सिद्धांत बुद्धिज्म ने दिया था। क्योंकि बुद्धिज्म का एक फिलॉसफी है थ्योरी ऑफ मोमेंटेरियसनेस, यानी क्षणवाद का सिद्धांत, हर चीज़ क्षण भर बदल रही है। और दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस, यानी अनित्य का थ्योरी। अनित्य मतलब कुछ भी नित्य, यानी कुछ भी स्थिर नहीं है, ये बुद्धिज्म ने दिया था। बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है क्योंकि सर एडवर्ड अर्नोल्ड ने अपनी बुक लाइट ऑफ एशिया में बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है और उन्होंने ललित विस्तार को बात किया है। विस्तार मतलब दोस्तों एक्सटेंशन होता है और ललित मतलब जो पर्सनल चीज़ें हैं, तो खुद का यानी आत्मज्ञान करना, आत्म का विस्तार करना, ये सब चीज़ें होती हैं ललित विस्तार में। और यह एक महायान का सूत्र है। तो लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है और जो सर एडविन अर्नोल्ड थे उनके बुक का नाम क्या था, लाइट ऑफ एशिया, ललित विस्तार पे आधारित है। उसके बाद है फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान। तो दोस्तों हीनयान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म का जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो यही उनके जो, चूँकि महायान वाले जो है मूर्ति बना के पूजा करने लगते थे, जबकि हीनयान कहते थे बुद्ध भगवान नहीं, बुद्ध एक आदमी है, बस महान आदमी है, गॉड नहीं है। और हीनयान कहते थे नहीं, बुद्ध भगवान है। तो जब भगवान बना दिया तो आइडियल वर्शिप करेंगे। आप जानते हैं हम आजकल भी देखते हैं जो लोग समाज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो जाते हैं तो उनको एज भगवान की तरह फिर मूर्ति बन जाती है उनकी। तो गौतम बुद्ध को मैन से, एक पुरुष से गॉड के पोजीशन तक किस समय पहुंचा दिया गया, मतलब कब गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड। तो ये कनिष्क के समय में, पता है कि कनिष्क ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था 1 AD में और यहीं पे महायान सेक्ट बना था। और हमें पता है कि महायान सेक्ट जो है किससे रिलेटेड है, मूर्ति पूजा से एसोसिएटेड है। उसके बाद है फर्स्ट ह्यूमन स्टेचू वर्शिप्ड इन इंडिया। दोस्तों भारत में पहला ह्यूमन स्टेचू जिसको वर्शिप किया गया था क्या था, बुद्धा का था। तो फर्स्ट ह्यूमन स्टेचू वर्शिप्ड इन इंडिया बुद्धा का था। बुद्धिज्म जो था, बुद्धिज्म लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप। दोस्तों हमें अभी देखा हमने कि महायान सेक्ट में मूर्ति पूजा होने लगा तो आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गया। उसके बाद है दोस्तों बुद्ध को जब बुद्ध की इमेज बनते थे तो उनको डिफरेंट मुद्रा में रिप्रेजेंट किया जाता था। तो जो गांधार शैली थी जो कनिष्क के समय डेवलप हुई थी, तो मुद्रा रिप्रेजेंटेड बाय गांधारा बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सेरेमनी, वो किस मुद्रा में है, वो धर्म चक्र मुद्रा में है। दोस्तों कनिष्क के समय 2 टाइप की शैली चलती थी, एक थी गांधार शैली और एक थी मथुरा शैली। तो गांधार शैली में बुद्ध जो थे वो दोनों टाइप से बनाए जाते थे, स्टैंडिंग मतलब खड़ा बुद्धा भी बनाए जाते थे और बैठे हुए बुद्धा भी बनाए जाते थे। तो मोस्टली जो गांधार शैली में बुद्ध के इमेज बने हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते थे, वो सारनाथ में जो उन्होंने फर्स्ट सेरेमनी दिया है उसी को डिनोट करते हुए बनाए जाते थे। और उसकी जो मुद्रा होती थी वो धर्म चक्र मुद्रा होती थी। दोस्तों धर्म चक्र मुद्रा में क्या होता है कि दोनों हाथ सामने करके अंगूठे को एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ की अनामिका उंगली से टच करके एक सर्कल सा बनाया जाता है, जो वो सर्कल जो है व्हील को शो करता है, यानी धर्म चक्र मुद्रा। आप नेट पे देखना धर्म चक्र मुद्रा कैसे बनता है तो आप समझ जाओगे। वो बिल्कुल एक चक्र की तरह बनाया जाता है, पहिए की तरह। अभय मुद्रा का मतलब नो फियर होता है। भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्धा ने तब दिखाया था जब बुद्ध ने कसम खाई थी कि अब जब तक ज्ञान नहीं, बोधि ट्री के नीचे बैठ गए थे और बोला था कि प्रतिज्ञा ले लिया था कि अब जब तक मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता मैं यहाँ पे उठूँगा नहीं। तो उनके पाथ को, विघ्न को डालने के लिए मारा आता है और जब मारा हार जाता है और मारा से विफल हो जाते हैं तब बुद्ध कहते हैं, भूमि को एज अ गवाह प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ये भूमि मैं आपको साक्ष्य मानता हूँ कि मैं अब विचलित नहीं होऊंगा। ठीक है, तो इसी को भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। इसमें उनके हाथ जो होते हैं भूमि की तरफ इशारा करते हैं। तो ही क्लेम द अर्थ टू विटनेस हिज इनलाइटमेंट डिस्पाइट टेम्पटेशन ऑफ मारा। मारा जो है उनको कई तरीके से विचलित करने की कोशिश करता है, अच्छे भोजन ले आता है, अच्छी कुछ स्त्रियों को सामने प्रस्तुत करता है और कई सारे उनके सामने विघ्न डालता है, लेकिन वो विचलित नहीं होते और भूमि स्पर्श मुद्रा में अपना हाथ भूमि की तरफ कहते हैं कि मैं विचलित नहीं होऊंगा। उसके बाद
कुषाण पीरियड के दौरान जो स्टैंडिंग स्टैचू है बुद्धा की कहाँ बनाई गई, तो ये गांधार शैली में बनाई गई, ये तो हमने देखा है। ठीक है, उसके बाद है भूमि स्पर्श मुद्रा इमेज ऑफ सारनाथ किसको बिलोंग करता है। तो दोस्तों भूमि स्पर्श मुद्रा इमेज ऑफ सारनाथ बिलोंग टू गुप्ता पीरियड। सारनाथ में बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाला इमेज बना था वो गुप्ता के समय बना था, गुप्ता टाइम के दौरान बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद है असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ला। तो ये हमने देखा, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है कि बुद्धाज महापरिनिर्वाण हैपेंड हियर, ये भी सही है। पर कुशीनगर मल्ला की कैपिटल है क्या, इसलिए बुद्ध को महानिर्वाण यहाँ पे प्राप्त हुआ था? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर आर जो है का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद एक मैच दिया है लोथल, हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में डॉकयार्ड मिला था, लोथल आ गया। उसके बाद सारनाथ में लायन कैपिटल मिला था अशोक का। नालंदा जो था वो बुद्धिस्ट लर्निंग का ग्रेट सीट था। ठीक है, उसके बाद एक टर्म हम समझ लेते हैं बोधिसत्व क्या होता है। दोस्तों बोधिसत्व का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जो इनलाइटनमेंट हो गया है, मतलब कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है लेकिन वो अभी निर्वाण नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो कंपैशनेट है और चाहता है कि दुनिया में जो लोग फंसे हुए हैं दुख में उनको भी ज्ञान दें। तो ऐसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाता है और ये महायान से एसोसिएटेड है, चूँकि महायान में ही मूर्ति और इमेज बनते थे। तो बोधिसत्व वह पुरुष होता है जो इनलाइटमेंट तो हो गया है लेकिन दूसरों के लिए यानी अल्ट्रुइस्टिक पर्पज़ के लिए अपने निर्वाण को रोके हुए है। उसके पास माना जाता था कि कंपैशन बहुत ज़्यादा होता था। तो बोधिसत्व कई नाम से होते थे, उसी में एक बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। तो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व जो है, अवलोकितेश्वर मतलब इनफाइनाइट कंपैशन है इनके पास, और इनको पद्म पानी भी कहते हैं क्योंकि जब अजंता के केव देखोगे तो वहाँ पे पद्म पानी के जो इमेज है वो एक हाथ में लोटस कमल को पकड़े हुए हैं, तो इसलिए पद्म मतलब कमल होता है। तो कमल को धारण करने वाले अवलोकितेश्वर बोधिसत्व हैं। ये किससे संबंधित है? महायान सेक्ट से। ऑब्वियस है कि इमेज बन रहा है तो महायान से ही होंगे। ठीक है, तो बोधिसत्व महायान सेक्ट से होते हैं। अजंता की गुफाओं में कई सारे बोधिसत्वों को दिखाया गया है और वे अपने साल्वेशन को रोक देते हैं टू हेल्पिंग अदर्स के लिए। उसके बाद दोस्तों बुद्ध के समय दो टाइप के स्ट्रक्चर बनते थे राख को काट के, एक चैत्या बनता था, एक विहार बनता था। चैत्या वह स्थान होता था जहाँ पे बुद्ध जहाँ पे वो पूजा पाठ और मेडिटेशन, मतलब पूजा पाठ नहीं कर सकते, जहाँ पे प्रेयर हॉल होता था जो उसको चैत्य कहा जाता था, और विहार वो स्थान होता था जहाँ पे मॉन्क रहते थे। ठीक है, तो अगर हम हीनयान सेक्ट का देखें तो लार्जेस्ट जो रॉक कट चैत्य बना हुआ है वो कार्ले चैत्य है। ठीक है, आप इमेज गूगल में देखना, उसके गेट को काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। तो लार्जेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ हीनयाना कहाँ पे है? कार्ले में है, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पुणे में है। उसके बाद है जो कनिष्क थे कुषाण पीरियड के दौरान, कनिष्क के एक स्कॉलर थे, एक मॉन्क थे नागार्जुन, जो उनके दरबार में रहते थे। ठीक है, उस समय थे। तो कनिष्क ने नागार्जुन को कहाँ पे भेजा था? चाइना में भेजा था, फर्स्ट एडी में। एक्चुअली कनिष्क जो था वो अलग अलग कंट्री में मिशन भेजता था बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो उसने चाइना में भी भेजा था। चाइना में किसको भेजा था? नागार्जुन बुद्धिस्ट मॉन्क को भेजा था। ये नागार्जुन वही हैं जिन्होंने माध्यमिक शून्यवाद यानी शून्यवाद को शून्यवाद के बुद्धिज़्म के अंदर ही एक फिलॉसफी आती है माध्यमिक शून्यवाद की, उसके ये प्रोपोनेंट थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वाइड यानी शून्य का सिद्धांत यानी माध्यमिक शून्यवाद नागार्जुन ने ही दिया था। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ वाइड या डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्टीनेस। ठीक है, ये क्या था? एक माध्यमिक। तो अगर आपसे पूछता है माध्यमिक शून्यवाद कहे या माध्यमिक कहे या शून्यवाद कहे, कुछ भी कहे, वो सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? नागार्जुन से रिलेटेड हैं। उसके बाद एंशिएंट टाइम में कौन कौन से लर्निंग सेंटर थे बुद्धिज़्म के? तो एक तो नालंदा थे, हमें पता है। उसके बाद एक विक्रमशिला था, ये भी बिहार में था, और एक वल्लभी था जो गुजरात में था। उसके बाद है कौन कौन से राजा बुद्धिज़्म के सपोर्टर हुए हैं? तो अशोक हुआ है, हर्षवर्धन हुआ है, कनिष्क हुए हैं।
ठीक है। जबकि पुष्यमित्र संघ जो थे, इन्होंने क्या, ये बुद्धिज्म के सपोर्टर नहीं था। हमने अभी पढ़ा था कि पुष्यमित्र सिंह ने पुष्यमित्र सिंह जो थे वो, अभी नहीं पढ़ा था ये, मैं जो बात कर रहा था वो शशांक की बात कर रहा था। तो पुष्यमित्र शुंग जी थे, ये जो है शुंग डायनेस्टी के संस्थापक थे, और ये जो थे वो कट्टर हिंदू मतलब कट्टर ब्राह्मणिज्म के सपोर्टर थे। ठीक है, वेदा हिंदू इन सब की कहते। तो उन्होंने कई सारे बुद्धिस्ट को परसिक्यूट मरवाया था। उसके बाद है बिहार में उदंतीपुर नामक एक जगह है, जो एंसेंट टाइम में क्या होता था, एक बुद्धिज्म का लर्निंग सेंटर होता था। और इसको बनवाया किसने था, हमें पता है कि बिहार और वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्रों में पाला रूलर थे। तो जो गोपाला थे, राजा किंग गोपाला थे, उन्होंने उदंतीपुर बिहार के इस्टेब्लिश करवाया था। तो उदंतीपुर बिहार एंसेंट लर्निंग साइट ऑफ बुद्धिज्म इस्टेब्लिश बाय पाला रूलर गोपाला। उसके बाद है नालंदा यूनिवर्सिटी। दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो गुप्ता रूलर कुमार गुप्त ने फर्स्ट ने बनवाया था 450 AD में, और ये बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी से एसोसिएटेड है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कब बना था, 450 में AD में कुमार गुप्त के द्वारा। तो गुप्ता टाइम बना था नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके बाद है सौतंत्रिका एंड समितिया किस रिलीजन के सेक्ट हैं, तो ये बुद्धिज्म के सेक्ट हैं। और जो सर्व स्थितवादी होती थी, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, ये भी किससे संबंधित है, बुद्धिज्म से संबंधित है। ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। उसके बाद असर्सिंग एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा लॉस्ट इट्स ग्लोरी। दोस्तों 12वीं शताब्दी तक नालंदा जो कि 450 AD में बना था, वो अपना ग्लोरी खो दिया। और उसका कारण क्या था, स्टेट और रीजन में क्या दिया, स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल इट, क्योंकि राज्य का जो संरक्षण था बुद्धिज्म को वो मिला नहीं, राजाओं का संरक्षण नहीं मिला। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन बुद्धिज्म को ख़त्म होने का जो मेन कारण क्या था कि कई सारे बुद्धिस्ट का परसिक्यूशन किया गया था। ठीक है, और साथ में कई सारे मुस्लिम ऐसे इन्वेडर आए मिडवल टाइम में, हम पढ़ेंगे आगे। बख्तियार खिलजी थे, बख्तियार खिलजी ने क्या किया, पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, तो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी क्या कि स्टेट का प्रोटेक्शन तो 12वीं शताब्दी में नहीं, उससे पहले भी नहीं मिल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट का प्रोटेक्शन एक कारण ज़रूर है कि बुद्धिज्म कम हुआ, लेकिन यही मेन कारण नहीं है, क्योंकि स्टेट का प्रोटेक्शन तो उसके बाद जब गुप्ता पीरियड के बाद तो कहीं शायद ही मिला था, पाला रूलर को छोड़ के। ठीक है, तो वो तो पहले से ही नहीं था। तो बोथ आर करेक्ट बट आर इन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों, क्योंकि मुस्लिम इन्वेजर जैसे बख्तियार खिलजी जैसे लोग मेजर कास्ट थे जो नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह किया था। उसके बाद नव नालंदा महाविहार कहाँ पे है, तो नव नालंदा महाविहार भी वहीं बिहार में बना है, और यह एक पाली लैंग्वेज का रिसर्च सेंटर है, क्योंकि हमें पता है कि बुद्ध जो है पाली लैंग्वेज में प्रीच किए थे। उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म के कॉमन फीचर क्या हैं, तो एक तो नॉन वायलेंस है, नॉन इंजरी, ये तो दोनों मानते हैं। उसके बाद दोनों ही हमने बताया था कि नास्तिक दर्शन यानी वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते, तो बोथ आर इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदा। और तीसरा क्या है, दोनों रिचुअल्स को नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म डिफरेंस क्या है, देखो दोस्तों, बुद्धिज्म जो है माध्यमिक मिडिल पाथ की बात करता है, यानी एक्सट्रीमिटीज़ को अवॉइड करता है। वो कहता है कि बीच में बने रहो, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा, यानी किसी चीज़ के एक्सट्रीम को मत पकड़ो। तो इन बुद्धिज्म अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ थी, जबकि चाहे वो इन्जॉयमेंट हो चाहे पीनेस हो। लेकिन जैनिज्म जो था वो एक्सट्रीमिटी की बात करता था। ये लोग नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस बहुत ही खतरनाक तरीके से करते थे। एक कहावत पॉपुलर है कि जो जैनिज्म से रिलेटेड महावीर जी थे, कुछ जैन मांग तो ऐसे थे जो करवट तक नहीं बदलते थे कि पता चले कि कोई जानवर कोई चींटी वगैरह दब के मर जाए। तो ये लोग जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके फिलॉसफी नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करते थे जैन वाले। उसके बाद है दूसरा क्या है कि जो सेल्फ मॉर्टिफिकेशन है वो भी बुद्धिज्म और जैनिज्म में नहीं पॉपुलर है। क्यों, मतलब सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों बुद्धिज्म जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ को अवॉइड करता है, जबकि जैनिज्म क्या कहता है कि सेल्फ मॉर्टिफिकेशन की बात करता है, मतलब अपने आप को एकदम पूरा गला के, शरीर को गला के। उसके बाद है करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 नोबल ट्रूथ। दोस्तों जो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे उसका ऑर्डर क्या है, दियर इज सफरिंग, संसार में सर्वो दुखम दुखम। दूसरा क्या है, दियर इज काज ऑफ सफरिंग, उस सफरिंग का कारण है। फिर तीसरा बताते हैं
इस सफरिंग से मुक्ति भी पॉसिबल है, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग। और चौथा क्या है, देयर इज अ पाथ फॉर सेसेशन ऑफ सफरिंग। और इस सफरिंग के सेसेशन को ख़त्म करने का एक पाथ भी है जिसको अष्टांगिक पाथ भी कहते हैं। तो ये है सफरिंग, काज, सेसेशन एंड पाथ, दीज आर 4 आर्य ट्रुथ। उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ने क्या किया है कि कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की फ़िलासफ़ी को यानी रीबर्थ की फ़िलासफ़ी को माना है। मैंने इसको आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बुद्धा जो थे वो मिडिल पाथ पे चलते थे, जबकि जैन जो थे एक्सट्रीम की बात करते थे। ठीक है, बुद्ध कहते थे दोनों मेल एंड फीमेल दोनों साल्वेशन को अचीव कर सकते हैं, जबकि जैन कहते थे केवल मेल। हमें पता है कि गौतमी अभी हमने पढ़ा भी कि जो महामाया प्रजापति जी थी उनको बुद्ध ने एंट्री दिया था, और उसके बाद में कई सारे भिक्षुनियों को एंट्री दिया था बुद्ध ने। एसर्शन का क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म रिजेक्ट रीबर्थ कॉन्सेप्ट, और आर रीजन क्या है कि सोल इज मॉर्टल, क्योंकि सोल जो है वो मॉर्टल। तो ए फॉल्स है, क्योंकि बुद्ध ने रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट नहीं किया था। हमने अभी देखा कि रीबर्थ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को मानते थे, लेकिन बुद्ध जो है ये कहते थे कि सोल मॉर्टल है, क्योंकि निर्वाण का मतलब ही ये होता है कि अब जो सोल है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब ये दूसरा शरीर नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो सोल इज मॉर्टल ये बुद्ध मानते थे। जबकि वेदा में क्या माना जाता था, वेद में ये माना जाता है कि सोल इज इमोर्टल। हमने गीता वगैरह में भी सुना है कि आत्मा अजर अमर है। ठीक है, जबकि बुद्ध जो है वेदा को नहीं मानते थे, वो कहते थे सब कुछ टेम्परेरी है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, सर्वम अनित्यम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है। उसके बाद है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म जो है डिड नॉट रिजेक्ट कास्ट एंड क्लास। दोस्तों बुद्ध जो थे वो बर्थ कर्म के आधार पे कास्ट और क्लास को मानते थे, लेकिन बर्थ के आधार पे नहीं। तो ये थोड़ा सा आड़ लग सकता है, पर ये क्वेश्चन सही है कि बुद्धा जो थे वो कास्ट और क्लास को रिजेक्ट नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद बुद्ध ने जो है ब्राह्मण्स के हाई रैंक को चैलेंज किया था। ये तो करेक्ट ही है, क्योंकि बुद्धिज्म का जन्म ही ब्राह्मणिज्म के खिलाफ हुआ था। और बुद्धिज्म ने कुछ कास्ट को लो कास्ट माना था, जो लोग जो है निम्न टाइप की कर्मा करते हैं। ठीक है, उसके बाद अनात्मवाद, नो सेल्फ, मतलब कि मैं नहीं हूँ। ठीक है, नेति नेति, ये सिद्धांत किसने दिया था, ये बुद्धिज्म ने दिया था। और बुद्धिज्म के फैलने का कारण क्या था, तो एक तो यह बहुत ही सिंपल रिलीजन था, लोगों को मानना, चूँकि ये मिडिल पाथ पे चलते थे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता था। जबकि जैन वाले एक्सट्रीम फॉलो करते थे तो सब लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते थे। तो सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन था। उसके बाद क्या, दलित के प्रति इनका स्पेशल अपील होता था, यानी जो छोटे जात के लोग थे उनको इनका धर्म अपीलिंग लगता था, क्योंकि ये भेदभाव नहीं करते थे। तीसरा क्या है कि जो मिशनरी कॉन्सेप्ट था रिलीजन का वो इसके अंदर था, यानी ध्यान, यानी कोई कर्मकांड नहीं करना, कहीं जाना नहीं, घर बैठ के खुद ही ध्यान करो, तो इसलिए ज़्यादा था। और तीसरा क्या था कि ये रीजनल लैंग्वेज में था, फोर्थ यानी पाली में था, तो आम लोग भी इसको समझ सकते थे। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस यानी इम्परमानेंस या क्षणवाद बुद्ध ने दिया था। वो कहते थे कि हर क्षण बदल रहा है, 1 सेकंड पहले जो मैंने बोला अब वो मैं नहीं रह गया हूँ। तो ऐसे ही होता है, हर क्षण चीज़ें बदल रही हैं। उसके बाद बुद्धिज्म स्टार्टेड डिक्लाइन इन इंडिया इन अर्ली मेडिवल टाइम। क्यों, हमने अभी देखा था कि मेडिवल टाइम, अर्ली मेडिवल टाइम में बुद्धिज्म डिक्लाइन होने लगा। तो उसका कारण क्या था कि बुद्धा बिकेम इनकारनेशन। चूँकि बुद्धा जो था, एक कारण तो ये था कि कई सारे मेडिवल रूलर जो है जैसे बख्तियार खिलजी जैसे लोग बुद्धिज्म टेम्पल और उनके लोगों को परसिक्यूट किया था। दूसरा कारण क्या था कि बाद में आके जो बुद्धिज्म था वो क्या होगा, विष्णु का एक अवतार हो गया, और बुद्धिज्म जो है वो ब्राह्मणिज्म में, वैष्णविज्म में मर्ज होने लगा। तो फ़र्क ही नहीं होने पा रहा था कि विष्णु और बुद्धा में, उनको एक रूप ही मानने लगा कि ये उनका एक रूप ही है। कई लोगों ने तो बुद्ध को विष्णु का एक रूप मानने लगे, तो इसलिए अब वो उसी में मर्ज हुआ, तो इसलिए वो अब क्या हो गया, डिक्लाइन होने लगा। और चैत्या और बिहारा में मैंने आपको फ़र्क बता ही दिया कि चैत्या एक वर्शिप का प्लेस होता था, जबकि बिहार एक ड्वेलिंग प्लेस होता था, जहाँ मोंग जो है रेनी सीजन में रहते थे। उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट है कि चैत्या एंड बिहारा आप गुंटू पाले इज वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश आर रॉक कट। दोस्तों आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में जो गुंटू पाले, चैत्या और बिहार हैं वो रॉक कट हैं, जबकि ईस्टर्न डेक्कन क्षेत्र में जितने चैत्य और बिहार बने वो मोस्टली ब्रिक से बने हैं। तो ये एक एक्सेप्शन था, इसीलिए क्वेश्चन आया था, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश या ईस्टर्न डेक्कन में जितने भी चैत्य और बिहार हैं वो ब्रिक के बने हैं, लेकिन गुंटू पाले को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद वज्रयान सेक्ट जो है मोस्ट प्रोमिनेंट कब हुआ, तो ये सुल्तनत पीरियड के दौरान हुआ, मेडिवल टाइम में।
मैत्रेय दोस्तों, मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है, यानी जो अभी वर्ड में आए नहीं हैं। शंकराचार्य का नाम जो है वो क्रिप्टो बुद्धिस्ट है, क्योंकि शंकराचार्य को अगर हम डिटेल में समझे तो ये बुद्धिज्म का ही एक आवरण रूप है। यानी बुद्ध ने जो फिलॉसफी दिया है उसी टाइप की फिलॉसफी इनकी भी है, लेकिन वो थोड़ा सा गुप्त रूप में है, इसलिए इनको क्रिप्टो बुद्धिज्म भी कहा जाता है। सांची को कानकम कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर ने जो है न्यू बुद्धिज्म यानी नवयान को प्रमोट कराया था। और परामित क्या होते थे दोस्तों? बुद्धिस्ट टर्म जो परामित है इसका मतलब क्या होता था कि परफेक्शन होता था, यानी ऐसा परफेक्शन जो बुद्धिस्ट के बोधिसत्व के पाथ की तरफ ले जाएगा। उसके बाद यूपीएससी का एक क्वेश्चन है कि ये कुछ टर्म दिए हैं और इनका मतलब दिया, जैसे परिव्रजका। तो परिव्रजका क्या होते थे? वो मेल रिनेंशिएट होते थे जो वांडरर घूमते रहते थे। श्रमण बुद्ध और जैन, बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो मॉन्क होते थे जो घूमते रहते थे उनको श्रमण कहते थे। परिव्रजका केवल मेल को मानते थे, ठीक है, जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। और उपासक क्या होते थे? बुद्धिज्म के ले फॉलोअर्स होते थे, यानी वो लोग जो मॉन्क नहीं है लेकिन बुद्ध के गाँव में रहने वाले, वे लोग जो बुद्ध को तो मानते थे, उनके फिलॉसफी दर्शन पे चलने की कोशिश करते थे लेकिन मॉन्क नहीं बने थे, यानी उन्होंने घर बार छोड़ा नहीं था। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे स्थाविर वादिन्स सेक्ट जो है ये हीनयान सेक्ट था, और लोकोत्तर वादिन सेक्ट जो है ये क्या है? महासंधिका सेक्ट है बुद्धिज्म का। और महासंधिका सेक्ट जो है इसी से ही महायान सेक्ट का जन्म हुआ था। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा हमें इसमें याद रखना कि ये किससे संबंधित हैं। उसके बाद महायान सेक्ट के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, यानी बुद्धा को डेटी यानी भगवान बनाना, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मूर्ति पूजा होता था भगवान समझ के। बोधिसत्व बिलोंग, महायान को बिलोंग करते हैं क्योंकि बोधिसत्व की मूर्ति बनती थी। और इमेज वर्शिप जो और रिचुअल जो है वो बुद्धा में होता था। उसके बाद है अजंता केव, जिस पे बुद्धा की पेंटिंग बनी है, ये किस नदी के गॉर्ज में बना है? तो इट लाई इन द गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर। और जो थेरी गाथा है, थेरी गाथा इज़ रिलेटेड टू खुद्दका निकाय। दोस्तों जो खुद्दक निकाय है वहाँ से थेरी गाथा एसोसिएटेड है। तो ये था हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड चैप्टर। आज हम यहीं तक करते हैं, अगले क्लास में हम लोग जो है जैनिज्म को पढ़ेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, जो शैव दर्शन है उसको पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।